अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। तो आज हमारा लेक्चर है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है हमारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो हमारे पास मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है ये क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। देखिए, अगर हमारे पास डेटा है, लेट सपोज हमारे पास डेटा 1 2 3 4 -1, लेट सपोज 10, कुछ भी होगा, 12 मिसाल 21 23, ये हमारे पास सारा डेटा है। अब डेटा का जो मिडिल वाला वैल्यू होगा, जो सारे डेटा को रिप्रेजेंट करता होगा, एक ऐसा वैल्यू इस डेटा में हमें चूज करना है जो इस डेटा को सारे को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम लेट सपोज बात करेंगे विराट कोहली की, ठीक है। लेट सपोज विराट कोहली के स्कोर्स है, लेट सपोज उसने 40 रन किए पहले मैच में, उसके बाद 30 किए, उसके बाद 25 किए, उसके बाद 45 किए, उसके बाद 55 किए, उसके बाद 60 किए, उसके बाद 0, उसके बाद 12 रन किए, उसके बाद 58 किया, उसके बाद 100 किया, ठीक है। तो अब इसका अगर आपको बोलना होगा कोई ऐसा वैल्यू जिस पर सारे के सारे वैल्यूज घूम रहे हैं, जिसके इर्द गिर्द सारे वैल्यूज क्या हो रहे हैं, घूम रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। हम बोलते हैं ना कि विराट कोहली की एवरेज, जैसे अभी उसकी 55 है लेट सपोज, ठीक है। तो वो क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि वो एक ऐसा वैल्यू होता है जिस पर सारे वैल्यूज क्या हो रहे हैं, घूम इसी के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। जैसे मिसाल अगर मैं कहूंगा इसका जो विराट कोहली की एवरेज लेट सपोज 55 है, इसका मतलब जो भी वो मैच खेल रहा है ना, जो उसके स्कोर है ना, वो इसी के आसपास होते हैं, वो इसी स्कोर के आसपास होते हैं, अराउंड होते हैं, इसी के अराउंड होते हैं। इसका मतलब मैं कह सकता हूं ये जो हमारे पास मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता है, ये आपके पास बेटा क्या होता है, इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ द एंटायर ग्रुप ऑफ डेटा। ये हर किसी डेटा, ये जो सारा डेटा होता है ना, ये सारे को रिप्रेजेंट करता है। और दूसरा चीज, जो इस सेंट्रल टेंडेंसी की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वही कैरेक्टरिस्टिक्स सारे के सारे डेटा की होती है। अब यहां पे मैंने लिखा है ए सेंट्रल टेंडेंसी रेफर्स टू एन एवरेज और सेंट्रल वैल्यू ऑफ ए स्टैटिस्टिकल सीरीज। अगर हमारे पास कोई सीरीज है, जैसे मैंने अभी बोला आपके पास विराट कोहली के स्कोर्स देखते हैं, उनमें से जो आपका लगता है कि जो एवरेज है, जिस पर सारे वैल्यूज मतलब घूम रहे हैं उसी के इर्द गिर्द, उसी के इर्द गिर्द सेंटर्ड हुए हैं, ठीक है, तो उसको बोलोगे आप सेंट्रल टेंडेंसी। अब एक गुड स्टैटिस्टिकल एवरेज के लिए, ठीक है, इसको एवरेज भी कहा जाता है, एक गुड स्टैटिस्टिकल एवरेज के लिए क्या क्या चीजें होनी जरूरी है। तो सबसे पहला चीज होना चाहिए, इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड, ये समझ अच्छे से आना चाहिए, कैलकुलेट भी इजीली अच्छे से होना चाहिए, और इंटरप्रेट करना भी इजी होना चाहिए। दूसरा चीज क्या है कि ये आपके पास मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, इट शुड रिप्रेजेंट द होल डेटा, ये सारे डेटा को रिप्रेजेंट करना चाहिए। इट शुड बी वेल डिफाइंड सो दैट अ यूनिक आंसर कैन बी ऑब्टेन्ड। देखिए, अगर मैं लेट सपोज दो बंदों को बोलूंगा एक ही डेटा पर आप मुझे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी निकालो, दोनों का आंसर डिफरेंट नहीं होना चाहिए, दोनों का आंसर सेम ही होना चाहिए, तब जाके हम कहेंगे, उसी को बोलते हैं वेल डिफाइंड। इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस ऑफ दैट डेटा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये कुछ ही ऑब्जर्वेशंस को मतलब मद्देनजर रख कर बनाया होगा और कुछ ऑब्जर्वेशंस को छोड़ा होगा। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करूंगा विराट कोहली के स्कोर्स, लेट सपोज 40 30 20, लेट सपोज 50, ठीक है, 55 और 15, लेट सपोज ये वाले यहां से ये जो है ना, लेट सपोज 6 4 5, ये स्कोर्स लेट सपोज मैं नहीं लूंगा, मैं खाली इसी को कंसिडर करूंगा और एवरेज निकालूंगा विराट कोहली की, लेट सपोज। लेकिन इसका मतलब क्या हो गया, ये जो हमारे पास एवरेज निकलेगी वो सारे ऑब्जर्वेशंस पे बेस नहीं होगी, इसका मतलब वो हमें फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। वो जो हमारे पास एवरेज निकलेगी वो कंप्लीटली रिप्रेजेंट होल डेटा को नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहां से तो यहां तक वो करेगा रिप्रेजेंट, लेकिन इन तीन डेटा को वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब उसके बाद क्या बोलता है, उसके बाद एक और चीज है, उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, इट शुड बी कैपेबल ऑफ फर्दर मैथमेटिकल और एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। आपको ऐसा आपको सेंट्रल टेंडेंसी चूज करना है कि अगर आप उस पर और मैथमेटिकल ऑपरेशंस करना चाहो तो वो इजीली आप उस पर कर सकते हो। अब आते हैं हमारे पास कौन कौन सा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है बेटा। तो आपके पास बहुत सारे सेंट्रल ऑफ टेंडेंसीज है, तो इसको आप डिवाइड कर लेते हैं, क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। जो हमारे पास सेंट्रल टेंडेंसी है, आप देख सकते हैं, वो हम दो तरीकों से डिवाइड कर सकते हैं, दो क्लासिफिकेशन। एक को बोलते हैं हम मैथमेटिकल एवरेज, दूसरे को बोलते हैं हम बेटा पोजिशनल एवरेज।
ठीक है, एक को क्या बोलते हैं हम, मैथमेटिकल एवरेज, दूसरे को बोलते हैं पोजिशनल एवरेज। क्या होता है मैं दिखा देता हूं। देखिए यहां पे आप देख सकते हैं, ये मैथमेटिकल एवरेज है, ये पोजिशनल एवरेज है। अब मैथमेटिकल एवरेज में आप समझ लीजिए कि यहाँ पे कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूलाज की वजह से आपको मैथमेटिक्स यूज करना पड़ेगा, उसकी वजह से आपको बीच वाला वैल्यू यानी सेंट्रल वैल्यू निकलेगा। अब लेकिन कुछ होती है जो पोजीशन के, मिसाल के तौर पर ये वैल्यू कहां पर है, इसकी पोजीशन कहां पे है, अगर आपने उसके हिसाब से निकाली एवरेज, उसको बोलेंगे मीडियन और मोड। ठीक है, तो हमारे पास तीन तरह के मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अगर आप कह सकते हो, मीन है, मोड है, मीडियन है एंड मोड है। अब मीन के भी तीन टाइप्स है, हमारे पास आता है अरिथमेटिक मीन, हमारे पास आता है ज्योमेट्रिक मीन और हमारे पास आता है हार्मोनिक मीन। लेकिन हमें ये ज्योमेट्रिक मीन नहीं पढ़ना है, ठीक है, और हमें ये हार्मोनिक मीन भी, तो ये भी नहीं पढ़ना है, ये भी नहीं पढ़ना है। हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है अरिथमेटिक मीन, हमें पढ़ना है मीडियन, हमें पढ़ना है मोड। तो चलिए आगे चलते हैं। अब आज का स्टार्ट करते हैं हम अरिथमेटिक मीन। ये जो लेक्चर होगा ये सारा का सारा लेक्चर बेस होगा अरिथमेटिक मीन पे, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे मोड एंड मीडियन। तो सबसे पहले आपके पास मैंने बोला था डेटा हमारे पास बहुत तरह का होता है। एक डेटा होता है जिसको बोलते हैं रॉ डेटा, ठीक है, पहले मैं बता देता हूं। रॉ डेटा को दूसरा नाम बोलते हैं हम अनग्रुप्ड, यानी इसकी ग्रुपिंग नहीं होती है, यानी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं लिखी जाती, इसको बोलते हैं अनग्रुप्ड डेटा। ये पहला डेटा है। दूसरा डेटा होता है जिसको बोलते हैं डिस्क्रीट डेटा। डिस्क्रीट डेटा होता है वो डेटा जो ग्रुप्ड तो होता है, फिर होता है हमारे पास एक्चुअली एक ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा के दो टाइप्स होते हैं, ग्रुप डेटा के दो टाइप्स, एक होता है डिस्क्रीट, एक होता है कंटिन्यूअस। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यूज होगा अभी। अब डिस्क्रीट डेटा कौन सा डेटा होता है जिसमें इंटरवल्स नहीं बने होते, जैसे मिसाल वहां पे एक क्लास होता है एक्स आई, दूसरा क्लास होता है उसका एफ आई, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर ये 1 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, 2 3 बार रिपीट हो रहा है। तो यहां पर अगर आपको ऐसे डेटा देकर है, रॉ डेटा कैसे होता है, ऐसे ही 1, 2, 3, लेट्स सपोज 8, 6, सीधे डेटा एक ही साथ एक ही सारा लिखा होता है एक ही लाइन में। डिस्क्रीट डेटा में क्या लिखा होता है, हर किसी डेटा की उसकी फ्रीक्वेंसी साथ में लिखी जाती है। कंटिन्यूअस में क्या होता है, वहां पे इंटरवल्स बनाए जाते हैं, जैसे यहाँ पे 20 to 30 में बनाऊंगा, लेट्स सपोज उसकी फ्रीक्वेंसी है 1, लेट्स सपोज 30 to 40, लेट्स सपोज इसकी फ्रीक्वेंसी बनाएंगे 2। अगर आपका ऐसा डेटा है इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस डेटा। अब आपका अरिथमेटिक मीन निकालना है। अब हमको रॉ डेटा के लिए अलग दिखाना है, कैसे निकालना है, डिस्क्रीट डेटा के लिए अलग मेथड होगा, कंटिन्यूअस डेटा के लिए अलग मेथड होगा। तो अब तीनों हमें तीनों के तीनों पढ़ने हैं कि हमको कैसे निकालना है अरिथमेटिक मीन रॉ डेटा का। सबसे पहले रॉ डेटा देखते हैं। तो आपके पास जो रॉ डेटा होता है, लेट्स सपोज आप सबसे पहला मेथड जो हम यूज करेंगे उसको बोलेंगे डायरेक्ट मेथड, ठीक है बेटा। सबसे पहला जो मेथड है उसको क्या बोलेंगे हम, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड कैसे करना है, देखिए अगर आपके पास लेट्स सपोज x1 x2 xn, ये हमारे पास है वैल्यूज वहां से, ठीक है, ये वहां से डेटा है, और यहाँ पे कितनी है xn है, ये n ऑब्जर्वेशन है। पता है आप क्या करोगे, अरिथमेटिक मीन डायरेक्ट मेथड से बोलता है यू सम अप ऑल द ऑब्जर्वेशंस, यानी इस x1 x2 x3 सो ऑन अप टू xn का ऐड कीजिए, डिवाइड बाई कीजिए टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, वो कितना है आपके पास n। तो इस मेथड को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ये जो x1 प्लस x2 सो ऑन अप टू xn है ना, इसको लिखा जा सकता है ऐसे भी, समेशन xi रनिंग फ्रॉम 1 to n। ये जो समेशन है ना, ये सारा ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है, समेशन मतलब ये सारे को सम करता है, ठीक है। यानी जब आप i का वैल्यू 1 लोगे तो बनेगा x1, फिर x ऐसे बनेगा, देखो ये है ना समेशन xi, ठीक है, i रनिंग फ्रॉम 1 to n। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, पहले क्या 1 देना है, फिर ऐड करो, फिर क्या देना है x इक्वल टू 2, फिर x इक्वल टू 3, कहां तक जाना है, प्लस सो ऑन अप टू x n तक। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूं, उस एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा डायरेक्ट मेथड से हम कैसे मीन निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं हम इसका कैसे मेथड रहेगा। तो ये आपके पास मैंने एग्जांपल लिया है, फॉर द डेटा ऑफ हाइट्स ऑफ 5 पर्सन्स, ये 5 पीपल की हाइट है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 5 पर्सन्स की हाइट दी है। तो हमें क्या करना है, ये हाइट है, ठीक है, हमें क्या करना है, मीन निकालना है। तो मीन क्या करोगे, इन सारों का ऐड करोगे डिवाइडेड बाय 5, टोटल नंबर ऑफ जो पर्सन है वो 5 है, तो मीन डेटा हाइट जो है वो 152 निकलेगा। ये हो गया आसान सा मेथड। अब आता है हमारे पास शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड को दूसरा नाम जो हम कहते हैं बेटा, उसको बोलते हैं हम एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। एज्यूम्ड मीन मेथड क्या करते हैं हम काम, इसको क्यों बोलते हैं एज्यूम्ड मीन, क्योंकि हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं खुद से ही मीन। लेट्स सपोज
इसकी फॉर्मूला किसके बराबर होती है? इसकी फॉर्मूला होती है बराबर, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखी है, इसकी जो बेटा फॉर्मूला है वो बराबर होती है x इज इक्वल टू ए एक्स बार। एक्स बार रिप्रेजेंट करता है, ये जो एक्स बार है ये बार एक्स के ऊपर लाइन है, इसको बोलते हैं एक्स बार, ये रिप्रेजेंट करता है आपका मीन। तो ये होता है बराबर ए होता है आपका एज्यूम्ड मीन। ठीक है बेटा, ए क्या होता है आपका? एज्यूम्ड मीन होता है आपका। ठीक है, तो ये होता है बराबर ए प्लस समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n डी आई डिवाइडेड बाई एन। एन यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, एन यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, और ये जो आपके पास डी आई है ये क्या है? इट इज द एक्चुअली जो आपके पास ये एज्यूम्ड मीन है, इट इज एक्चुअली, इसको बोलते हैं डीविएशन। इट इज द डीविएशन ऑफ द डेटा फ्रॉम द एज्यूम्ड मीन, इसको हम कहते हैं, इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा भी, थोड़ा आपको याद भी रहेगा। इट इज द deviations फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। आपका डेटा एज्यूम्ड मीन, सर एज्यूम्ड मीन कैसे निकाला जाता है? मैं आपको अभी एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। ये सारे ये जो है ये डी आई का रिप्रेजेंट करता है आपका डिविएशंस फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। अब यहाँ पे मैंने कुछ नोट लिखा है वो देख लीजिए। जो आपका एज्यूम्ड मीन होता है ना, ये हमेशा एक कंप्लीट नंबर होता है। ठीक है, ये कंप्लीट नंबर होता है, लेकिन इवन दो कि ये हमेशा ट्रू नहीं होता है, लेकिन आप याद रखोगे कंप्लीट नंबर होता है। अब इसके बाद मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं कि एक शॉर्टकट मेथड से, या इसको हम कहते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड से, हम कैसे मीन अपना निकालते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल चूज की है, आप देख सकते हैं। तो ये आपके पास एग्जांपल है। ओके, तो ये देख सकते हैं आप, ए स्टूडेंट्स मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट्स आर दिस, फाइंड एवरेज ऑफ हिज मार्क्स। लेट सपोज मैंने यहाँ पे एज्यूम्ड मीन लिया, कुछ भी आपको मर्जी है मैंने लिया। अब एज्यूम्ड मीन कैसे लिया जाता है? आपको खुद से एक एज्यूम करना है, मतलब देखना है, देख के ही आपको समझ आना चाहिए कि मतलब यहाँ पे क्या लगता है मीन होना चाहिए, वही वैल्यू आप चूज करोगे। लेट सपोज मुझे लगा कि यहाँ पे शायद 68 मीन होना चाहिए, तो मैंने 68 को एज्यूम्ड मीन लिया। फिर मैंने आपको अभी बोला हम डिविएशंस निकालते हैं। डिविएशंस बेटा किसके बराबर होती है? डिविएशंस मैंने आपको अभी भी बोला, डिविएशंस होती है बराबर एक्स आई माइनस ए। यहाँ पे ए क्या है? 68, तो निकालो वो 68। यहाँ पे 75 माइनस 68, ये असल में कैसे निकला है? यहाँ पे एक्स 75 है, माइनस करो 68 तो आएगा वो 7। 68 यहाँ पे है, माइनस करोगे 68 तो आएगा 0। फिर 80 को 68 माइनस करोगे तो आएगा 12। फिर 56 को 68 माइनस करोगे तो वो आएगा -12। इसी तरह 92 को आप 68 माइनस करोगे तो वो 24 आएगा। फिर आप इन सारों का सम करोगे, 7 प्लस 0 प्लस 12, 12 और -12 खत्म हो जाएगा। इसका मतलब 24 और 7 का ऐड वो आ जाएगा 31। फिर कैसे करना है? आपको सीधे फॉर्मूला लगानी है, x इज इक्वल टू ए प्लस समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n डी आई, यहाँ पे डिवाइडेड बाई n आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भूल गया हूं मैं, यहाँ पे डिवाइडेड बाई n आ जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा ए हमने 68 लिया था, ये हमें 35 निकला और 31 निकला। ये आप देख सकते हैं, ये समेशन 31 निकला, डिवाइड बाई क्या करना है 5, और मीन हमारा निकला 74.2। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका मीन निकल गया। क्लियर है? तो ये आपका मीन ऐसे आप कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं, एक और मेथड होता है, उसको बोलते हैं हम स्टेप डिविएशन मेथड। सर कैसे करते हैं हम स्टेप डिविएशन मेथड? यहाँ पे एक और चीज ट्विस्ट है। अब ये जो हमारे पास स्टेप डिविएशन मेथड है, आप देख लीजिए। ओके, तो ये हमारे पास स्टेप डिविएशन मेथड है। क्या बोलता है? इट इज यूज्ड व्हेन द डिविएशंस फ्रॉम द एज्यूम्ड मीन हैपेंस टू बी इन लार्ज नंबर। जब हमने अभी, आप देख सकते हैं पिछली स्लाइड वापस, ये जो हमारे हमने ये वाला निकाला, ये आप देख लीजिए, यहाँ पे जो डिविएशंस निकली, ये 7 निकला, 0, 12, -12, 24 एंड 31। अगर कभी कभार ये डिविएशंस भी लॉन्ग नंबर में निकले, लार्ज नंबर्स, तो तब क्या होती है, थोड़ी कैलकुलेशंस टफ हो जाती है। इसलिए तब हम क्या करते हैं, हम तब क्या करते हैं, स्टेप डिविएशन यूज करते हैं। स्टेप डिविएशन में क्या होता है काम, आप देख सकते हैं। स्टेप डिविएशन में मैंने लिखा है, देन डी आई, जो हमने अभी डी आई निकाला था, उसको हम डिवाइड करते हैं सम फैक्टर एच से। वो एच फैक्टर क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, वो आपको अभी समझाऊंगा मैं। ठीक है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस आप देख लीजिए आराम से। तो फिर हमारा जो मीन होता है वो किसके बराबर होता है? एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच बाई एन।
ठीक है, अब यहाँ पे h मल्टीप्लाई में आता है समेशन i रनिंग फ्रॉम 1 to n ui। ठीक है, ui किसके बराबर है आप देख सकते हैं, ui मेरा है बराबर xi माइनस a के बराबर। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। अब चलते हैं हम आगे। ओके, लेट सपोज मेरे पास, मैं इस पे एक एग्जांपल दिखा देता हूं। कंप्यूट अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा शोइंग मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ 10 हाउस होल्ड्स बाय यूजिंग स्टेप डिवीजन मेथड। क्या है क्वेश्चन, ये आप देख सकते हैं, ये मेरे पास क्वेश्चन है। ठीक है, तो लेट सपोज मैं इस क्वेश्चन को दिखा देता हूं आपके पास। ये मेरे पास हाउस होल्डर 10 है, इनका एक्सपेंडिचर क्या होता है मंथली, वो यहाँ पे मैंने लिखा है। लेट सपोज मैं यहाँ पे एज्यूम्ड मीन लूंगा ए 50,000। अब सर इसको कैसे करना है आपको, ये जो आपके पास स्टेप डिविएशन है इससे कैसे करेंगे, देखिए। सबसे पहले आप क्या करोगे काम, यहाँ पे मंथली एक्सपेंडिचर देकर है ना सारा। अब बताओ, हमने एज्यूम्ड मीन लिया 50,000, सबसे पहले हम डिविएशन निकालेंगे। ठीक है, डिविएशंस निकाला हमने, 10,000 किया ना, 50,000 माइनस 50,000, फिर 50,000 60,000 माइनस 50,000, यानी एक्स आई में से आई ए माइनस किया, हमें सारा ये निकल गया। अब देखोगे यहाँ पे जो वैल्यूज है ये बड़े हैं, लार्ज नंबर्स में है, यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन टफ हो जाती है। हम क्या करेंगे, हम इसको एक कॉमन फैक्टर यहाँ पे एक ढूंढेंगे, जो एच अभी मैंने बोला ना, जो एच अभी बोला था, ये जो ऊपर आप देख रहे थे, ये एच कैसे ढूंढा जाता है। ये एच आपको देखना है, इसमें से कॉमन फैक्टर ढूंढो जो सबको डिवाइड कर रहा है। मुझे लगता है 10,000, इसीलिए मैंने यहाँ पे एच लिया 10,000। जब आप इसको अब 10,000 से डिवाइड करोगे, ये बनेगा 0, ये बनेगा 1 माइनस +2 +3 -3 -4 -2 4 एंड 5। अब इनका ऐड जो है ना वो इजी हो जाएगा, इनका ऐड क्या बनेगा, समेशन यूआई बनेगा 5। इसका मतलब इससे थोड़ा इजी तो हो गया ना। तो अब आते हैं हम, अब हमने कैसे निकालना है इसको, क्या बोलते हैं, मीन। तो उसके लिए हमको फॉर्मूला अप्लाई करनी पड़ेगी, जो मैंने आपको अभी बोली। तो समेशन एक्स आई जो होता है, एक्स बार, ये होता है बराबर बेटा आपके पास, तो आप कह सकते हो ये हमारे पास होता है ए प्लस एच बाई एन समेशन यू आई। ए लिया था हमने 50,000 प्लस, और एच क्या था हमारा 10,000 डिवाइडेड बाई एन था हमारा 10, टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड थे 10, इंटू समेशन यू आई था 5। देखो अब यहाँ पे थोड़ा इजी हो गया, तो ये 50,000 55,000 निकलता है। अब जो हमारे पास ये अर्थमेटिक मीन है, यहाँ पे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। क्या प्रॉपर्टीज है, नंबर वन प्रॉपर्टी नंबर वन ये है कि अगर आपका लेट सपोज एक्स बार जो है बेटा, एक्स बार जो है ये रिप्रेजेंट करता है मीन ऑफ x1 x2 सो ऑन अप टू xn। फिर अगर आप एल्जेब्रिक सम ऑफ डिविएशंस फ्रॉम मीन करोगे, एक होता है एल्जेब्रिक सम ऑफ डिविएशंस फ्रॉम एज्यूम्ड मीन, एक होता है एल्जेब्रिक सम ऑफ डिविएशंस फ्रॉम मीन। ठीक है, फ्रॉम मीन होता है, यहां पे आपको क्या लेना है, अगर आप यहां पे देखोगे, यहां पे आपको दिख रहा है ये एक्स बार है। एक्स बार का मतलब क्या है, ये मीन है। अगर ये होता है एक्स आई माइनस ए, फिर इसको बोलते हैं डिविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। बोलता है अगर हम इन सारे एल्जेब्रिक सम करेंगे ना, इन सारे सम ऑफ डिविएशंस का एल्जेब्रिक सम करेंगे, किनको, डिविएशंस फ्रॉम मीन्स को, तो वो आपका जीरो निकलेगा। दैट मीन्स अगर आप समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n करोगे, हो सकता है इस पे सीधे एक मतलब ऑब्जेक्टिव बन सकता है, एमसीक्यू एक बन सकता है। ठीक है, समेशन दिस आई रनिंग फ्रॉम 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0 1 कैन नॉट से, ठीक है, नन ऑफ दीज। ठीक है, इसमें से कौन सा है, तो आपको सीधे बताना, इसका आंसर आएगा 0। उसके बाद चलते हैं बेटा, नेक्स्ट पे हमारे पास है, आप देख सकते हैं, इफ एक्स बार, देखिए अब क्या है, लेट सपोज एक्स बार जो है इट इज द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशंस, डेटा क्या है x1 x2 सो ऑन अप टू xn। फिर अगर आपको बताना होगा ना, लेट सपोज अगर हर किसी ऑब्जर्वेशन को, x1 को x2 को xn को सारे को ऐड हो रहा है a, बोलता है फिर मीन को भी ऐड हो जाएगा a। समझ लीजिए इसको, ये बोलता है अगर हर किसी ऑब्जर्वेशन को ए ऐड हो रहा है, यहां पे देखिए, फिर जो मीन होगा इस ऑब्जर्वेशन का, इस डेटा का, ये जो ऑब्जर्वेशनल डेटा होगा, इसका मीन जो होगा ना वो भी ऐड होगा बाय ए। अब पढ़ लीजिए, इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड बाय ए देन द मीन इज ऑल्सो इंक्रीज्ड बाय ए, फिर मीन भी इंक्रीज होता है ए से। इसी तरह अगर आप करोगे, तीसरा जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, अगर आपके पास क्या होगा, लेट सपोज मैं ये दिखाऊंगा पहले, तो ये आप देख सकते हैं,
तो अगर हमारे पास अब मीन होगा, लेट्स सपोज एक्स बार, अगर आप हर किसी टर्म को ए मल्टीप्लाई करोगे, ये देखिए यहाँ पे भी ए किया, यहाँ पे भी ए किया, सब जगह, तो फिर जो मीन होगा ना, फिर इस ऑब्जर्वेशनल डेटा का, उसको भी मल्टीप्लाई होगा उसी ए से, ठीक है। इसी तरह डिवीजन का भी है, अगर आप हर किसी ऑब्जर्वेशन को डिवाइड बाय करोगे ए, फिर जो मीन होगा ना उसको भी डिवाइड बाय होगा ए से, ठीक है। तो वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको बेटा, आप देख सकते हैं, ये देखिए, इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज डिवाइडेड बाय नॉन जीरो नंबर ए, देन मीन इज आल्सो डिवाइडेड बाय ए। ये आपको कुछ चीजें याद रखनी है। एक और है, अगर आप हर किसी ऑब्जर्वेशन को ए माइनस करोगे, फिर मीन को भी माइनस ए होगा। तो ये हमने क्या पढ़ा अभी तक? अभी तक हमने खाली इतना पढ़ा कि अर्थमेटिक मीन रॉ डेटा का या अनग्रुप डेटा का कैसे निकाला जाता है। अब सर अगर हमारे पास होगा ग्रुप डेटा, अगर मगर डिस्क्रीट होगा, ग्रुप डेटा के दो मैंने बोले आपको, एक तो होता है डिस्क्रीट, एक तो होता है कंटिन्यूअस। अब लेट अस सपोज हमारे पास है डिस्क्रीट, ठीक है। तो डिस्क्रीट कुछ इस तरह होता है। तो अगर आपके पास डिस्क्रीट होगा, उस वक्त क्या होती है, उसकी फ्रीक्वेंसीज भी लिखकर होती है। तो उस वक्त जो एक्स बार होता है, दैट्स इक्वल टू समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n एक्स आई, अब यहाँ पे एफ आई साथ है, डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। अब जो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है ना, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है बराबर n इज इक्वल टू समेशन एफ आई, इसीलिए नीचे आ गया समेशन एफ आई, ठीक है। अब सर कैसे करना है, देखिए मैंने आपको एग्जांपल, ये डायरेक्ट मेथड हो गया, इसके भी तीन मेथड्स है, हर किसी के तीन तीन मेथड्स है। तो सबसे पहले आपको ये लेट सपोज ये फाइंड द मीन ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये उधर से देकर था एक्स और एफ, ये डेटा है 4 6 9 10 15, उसकी फ्रीक्वेंसीज देकर है। सबसे पहले आप ढूंढ लीजिए समेशन एफ, वो किसके बराबर है, 40 मैंने निकाला हुआ है। फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स और एफ को, 5 into 4 is 20, 6 into 10 is 60। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सारा किया है, ये 6 into 10 किया है वो 60 आ गया, 9 into 10 90, 10 into 7 70, 15 into 8 120। फिर इन सब का ये जो सारे टर्म्स है इनका सम किया यहाँ पे, वो क्या आया 360। फिर आपको मैंने अभी फॉर्मूला बताई, समेशन ये जो एक्स बार है ये किसके बराबर आता है, दिस समेशन एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ, इसका मतलब 360 डिवाइडेड बाय 40 वो आएगा 9। ये एक मेथड होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, डायरेक्ट मेथड। अब आते हैं बेटा दूसरा मेथड जो हमारे पास होता है, उसको बोलते हैं शॉर्टकट मेथड, जो अभी भी बोला, या उसको बोलते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। इसमें क्या हम करते हैं, इसमें हम एक मीन को एज्यूम करते हैं। वो क्या होता है, वो एज्यूम्ड मीन होता है हमारे पास ए, दिस इज द एज्यूम्ड मीन, क्लियर, दिस इज द एज्यूम्ड, अच्छे से मैं लिखूंगा, यहां पे मैं इसको कहता हूं एज्यूम्ड मीन, ठीक है, ओके। तो उसके बाद ये जो आपके पास, फिर क्या आप करते हो इस फॉर्मूला, लेकिन इसमें सर ये डी आई क्या है, सेम डी आई वही है, डिविएशंस फ्रॉम द एज्यूम्ड मीन, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने इससे पहले पढ़ा, बराबर वैसे। अब यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऐड हो रही है बस, डिविएशंस फ्रॉम एज्यूम्ड मीन, ठीक है। चलो देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं, उस पर हमको समझ आ जाएगा कि हम कैसे इसको कर लेते हैं। चलिए बेटा, तो ये मैंने आपके पास एक एग्जाम्पल रखी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो द फॉलोइंग टेबल शोज द वेट्स ऑफ 12 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ये वेट्स कितने, 12 स्टूडेंट्स का है, ये 67 70 72 73 75। लेकिन कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको 67 वेट है, 4। कितने स्टूडेंट है जिनको 70 वेट है, 3। कितने स्टूडेंट है जिनको 72 वेट है, 2, इनकी फ्रीक्वेंसी देकर है। कितने स्टूडेंट जिनको 73 वेट है, 2। कितने स्टूडेंट जिनको 75 वेट है, 1। अब सबसे पहले आप क्या करते हो, एज्यूम करते हो। लेट सपोज मुझे लगता है कि यहाँ पे सेंट्रल वैल्यू जो होना चाहिए ना, वो ए होना चाहिए 72। तो हमने एज्यूम्ड मीन क्या लिया, 72। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको मतलब टेबल में डालते हैं। तो यहाँ पे एक्स आई लिखो, यहाँ पे एफ आई लिखो। फिर क्या करना है, फिर आप सबसे पहले डिविएशंस निकालो। डिविएशंस कैसे निकालना है, आपको एक्स आई में से माइनस करना है आपका जो भी आपने ए लिया होगा। ए क्या हमने लिया बेटा, ए हमने यहाँ पे लिया 72। तो आपको एक्स आई में से 72 माइनस करना है, दैट मीन्स 67 में से 72 जब माइनस करोगे वो बनेगा -5। 70 में से 72 माइनस करो तो -2। 72 माइनस 72 0, 73 माइनस 72 1, 75 माइनस 3 इज, वो क्या बनेगा आपके पास 75 माइनस 72 इज 3। अब उसके बाद क्या करना है आपको, इस एफ आई और इस डी आई को मल्टीप्लाई, 5 इंटू 4 इज -20, 3 इंटू -2 इज 6 -6, 2 इंटू 0 इज, यहाँ पे आएगा 2 इंटू 0 0, ठीक है, यहाँ पे गलत हो गया है। 2 इंटू 0 आ जाएगा आपके पास 0, और 2 इंटू 1 आ जाएगा 2, तो 3 इंटू 1 आ जाएगा 3। जब मैंने इनका समेशन किया है, यानी इनको ऐड किया, वो क्या आ जाएगा, सीधे आपके पास आता है वो समेशन एफ आई डी आई, वो सीधे आता है इज इक्वल टू -21 आ जाता है,
ठीक है। तो आप उसके बाद क्या करेंगे, अब सीधे फॉर्मूला में आप इसको डालेंगे। तो देख लीजिए, जब मैं इसको फॉर्मूला में डालूंगा तो सीधे से हमको निकलेगा मीन। कैसे? हमें पता है, अभी मैंने बोला एक्स बार होता है बराबर ए प्लस समेशन एफ आई डी आई डिवाइड बाई समेशन एफ आई। समेशन ए किसके बराबर, मैंने अभी बोला आपको, एज्यूम्ड मीन मैंने लिया 72। समेशन एफ आई डी आई, इस एफ आई डी आई का एड किसके बराबर आया, -21 के, डिवाइडेड बाई एफ आई किसके बराबर का सम है, मतलब जो स्टूडेंट्स कितने थे टोटल जिनका वेट हमने लिया था 12। अब इसको सॉल्व हमने करना है और हमें जो आंसर आया है 70.25 इसका एवरेज वेट है। तो ये हो गया मेथड नंबर 2, इसको बोलते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड या इसको शॉर्टकट मेथड बोलते हैं। अब अगेन अगर आपके पास डिविएशंस जो होंगे, जैसे यहां पर जो ये डिविएशंस थी, जो हमने ये डिविएशंस निकाली -5, -2, 0, 1, 3, अगर ये कभी कभार लार्ज होंगे, लार्ज नंबर्स होंगे, तब हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, तब हम करते हैं स्टब डिविएशन मेथड। बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसीज भी यूज करनी पड़ती है। तो जैसे रॉ डेटा का हमने पढ़ा इससे पहले, वैसे ही करना है, बिल्कुल वैसे ही करना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कैसे करना है। तो ये हमारे पास है, लेट सपोज लास्ट वाला मेथड क्या है, स्टब डिविएशन। इसकी फॉर्मूला सीधे से आप याद रखोगे, ए प्लस एच, वेर ये ए जो होता है बेटा, ये आपका एज्यूम्ड मीन होता है। ये ए जो होता है ना, ये होता है एज्यूम्ड मीन। आप मीन को क्या एज्यूम करोगे, ये जो आपके पास एच होता है ना, ये कॉमन फैक्टर होता है। मैंने आपको इससे पहले भी बोला, अभी मैं एग्जांपल पे एक दिखाऊंगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये जो यू आई होता है, इसको बोलते हैं स्टेप डिविएशंस। दिस इज कॉल्ड द स्टेप, क्योंकि अब इसको स्टेप दिया जाता है ऑफ एच। ये जो आपके पास ये एक्स आई माइनस ए था, इसको बोलते हैं डिविएशन, डी आई। अब अगर इस डिविएशन को भी एच से डिवाइड करोगे, इसका मतलब ये क्या बनेगा, इसको स्टेप काटा थोड़ा, स्टेप डिविएशन बोलेंगे इसको बोलते हैं स्टेप डिविएशंस फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। हो सकता है इस पे एक न्यूमेरिकल बने, यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच रिप्रेजेंट्स व्हाट, डिविएशंस फ्रॉम एज्यूम्ड मीन, स्टेप डिविएशंस फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। ठीक है, डिविएशन फ्रॉम मीन, स्टेप डिविएशन फ्रॉम मीन, तो इसका आंसर आ जाएगा स्टेप डिविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। ठीक है, तो अब मैं दिखा देता हूं हम क्वेश्चन कैसे कर लेते हैं इस क्वेश्चन, इस ऐसे पैटर्न का, जहां पर हमने मतलब बहुत ज्यादा ये होगा, मतलब जो हमारे पास डिविएशंस होते हैं वो लार्ज नंबर्स में। लेट्स सपोज ये वेजेस है, वेज ना मतलब वर्कर जो को हम मतलब देते हैं, पैसे देते हैं काम करने के, उनके वेज जो है बेटा वो ऐसे कुछ है, 19 वर्कर्स है हमारे पास। तो उनके वेज है ऐसे, 10 रुपये जिनको मिलते हैं वो 4 लोग है, 4 वर्कर है, 20 रुपये जिनको मिलते हैं वो 5 है, 30 रुपये जिनको मिलते हैं वो 3 लोग है। इसी तरह ये सारा देकर है। सबसे पहले क्या करोगे आप काम, इसको आप टेबल में बनाओगे। तो टेबल में जब हमने इसको बना दिया, यहाँ पे हमने 10, 20 सारा लिख दिया, फिर डी आई निकाला यानी स्टेप डिविएशन। लेट सपोज हमें लगता है यहाँ पे, मुझे लगता है या आपको जो भी लगता है आप वो लिख लीजिए। लेट सपोज मैंने यहाँ पे जो एज्यूम्ड मीन लिया है वो 30 है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने एज्यूम्ड मीन लिया है ना बेटा, वो सीधे से यहाँ पे आपको लग रहा है ये 30 है। अब मैं सबसे पहला स्टेप क्या है, मैंने डिविएशंस निकालनी है। वो कैसे आएगा, एक्स आई में से 30 निकालो, वो क्या बनेगा 10 माइनस 30, वो आएगा -20, 20 माइनस 30 -10, 30 माइनस 30 0, 40 माइनस 30 10, 50 माइनस 30 तो 20। फिर अब मुझे बताओ, ऐसा कोई कॉमन फैक्टर ढूंढो जो सारे को डिवाइड करता है। मुझे लगता है वो 10 है, तो मैंने यहाँ पे h क्या लिया, h10 लिया, करो सारों को डिवाइड, तो ये बनेगा -2, -1, 0, 1 एंड 2। अब इसको मल्टीप्लाई करो fi के साथ, तो -2 इंटू -4 इज -8, 5 इंटू -1 इज -5, 3 इंटू 0 इज 0, 2 इंटू 1 इज 2, 5 इंटू 2 इज 10, और उसके बाद यू आई एफ आई का ऐड कर लो, वो आता है समेशन यू आई एफ आई इज इक्वल टू -1। अब सीधे आपको फॉर्मूला अप्लाई करनी है। कीजिए बेटा फॉर्मूला अप्लाई, देखिए क्या आ जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जब मैंने फॉर्मूला कौन सी अप्लाई की है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच समेशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। तो ए हमने 30 लिया था और h हमने लिया था अभी 10, समेशन एफ आई यू आई अभी निकला था -1 डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। कितने वर्कर्स थे टोटल, ये 19 थे। तो जब मैंने आंसर निकाला सीधे से निकला 29.47। अब चलते हैं हम आगे। हमारे पास अब तो हमने रॉ डेटा का भी देख लिया और डिस्क्रीट का भी देख लिया, लेकिन अब मसला है सर कंटिन्यूअस ग्रुप डेटा को कैसे करोगे आप। अगर हमारे पास कंटिन्यूअस ग्रुप डेटा होगा वो कैसे करोगे आप, देखो इसके लिए क्या आपको करना है। कंटिन्यूअस ग्रुप डेटा के लिए मैं आपको एक चीज बताऊंगा, इसको बिल्कुल वैसे ही करना है। देखिए आपको क्या करना है, बस एक चीज आपको समझ लेना है। अगर आपके पास डेटा देकर होगा ऐसे, मिसाल 30 to 40,
40 to 50, मिसाल इसको फ्रीक्वेंसीज भी देकर होंगी ना, लेट्स सपोज ये फ्रीक्वेंसी है, लेट्स सपोज 2 3, लेट्स सपोज 50 to 60, एक बार समझो बस, बाकी सारा सेम है जो हमने पीछे पढ़ा, 5 है इसकी फ्रीक्वेंसी। 60 to 70 लेट्स सपोज इसकी फ्रीक्वेंसी है, लेट्स सपोज 8। आपको पता है आप क्या करते हो, आपको एक्स आई ढूंढना होता है ना, पता है एक्स आई क्या रिप्रेजेंट एक्चुअली करता है, ये मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट ऑफ द इंटरवल। आप बेटा इनका मिड पॉइंट निकालो इन इंटरवल्स का, वो क्या आ जाएगा, 35 45 55 65। अब इस ये आपका एक्स आई बन गया, ये जो आपके पास ये है, ये आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास एक्स आई बन गया, और एफ आई तो आपके पास है ही, ठीक है, एफ आई भी आपके पास है, एक्स आई भी आपके पास है।